नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समर्थित 4 आतंकी गिरफ्तार, पिस्टल के साथ कारतूस भी बरामद। खबर में आगे जिक्र होगा कि कश्मीर में रेल क्रांति, दिल्ली से सीधे श्रीनगर पहुंचेगी ट्रेन, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे पहला सफर। आगे आपको बताएंगे कि बारिश से प्रचंड हुई ठंड, 31 दिसंबर 1 जनवरी को यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों का मौसम आपको बताएंगे। खबर में आगे आपको बताएंगे कि महाकुंभ 2025 में अयोध्या आएंगे 3 करोड़ श्रद्धालु, करेंगे रामलला के दर्शन। और इसी के साथ आगे बताएंगे कि साधु के भेष में एंट्री कर सकते हैं आतंकी, खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट, खत्मे के लिए स्नाइपर्स हुए तैनात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान समर्थित 4 आतंकी गिरफ्तार, पिस्टल के साथ कारतूस भी बरामद। जी हां दोस्तों, पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया है, जिसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा समर्थन प्राप्त था। इसी दौरान पुलिस पकड़े गए आतंकियों को रिकवरी करवाने ले गई थी, लेकिन आरोपियों ने छिपा कर रखी गई पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 2 आतंकी घायल हो गए हैं। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह मॉड्यूल राज्य में हुए ग्रेनेड हमलों के लिए जिम्मेदार था। बटाला पुलिस ने धनिये के बागड़ पुलिस स्टेशन और गुरदासपुर के वडाला बांगड़ पुलिस चौकी पर हुए 2 प्रमुख ग्रेनेड हमलों की गुत्थी सुलझा ली है। इस कार्रवाई में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मास्टरमाइंड अभिजोत सिंह शामिल है और वो विदेश में रह रहे हैप्पी पासिया और शमशेर उर्फ हनी के निर्देशों पर काम कर रहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कश्मीर में रेल क्रांति, दिल्ली से सीधे श्रीनगर पहुंचेगी ट्रेन, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे पहला सफर। जी हां दोस्तों, कश्मीर घाटी को शेष भारत से हर मौसम में जोड़े रखने के लिए सरकार लंबे समय से कनेक्टिविटी पर काम कर रही है। इस दिशा में नए साल पर देश को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसे भारतीय रेलवे के लिए भी एक मील का पत्थर माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली से श्रीनगर को सीधे कनेक्ट करने वाली रेल लाइन जनवरी में शुरू होने वाली है और इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेन भी चलाने की तैयारी है। जानकारी मिली है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर करेंगे और उद्घाटन वाले दिन पीएम मोदी ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। इस संबंध में फिलहाल ट्रायल चल रहा है और उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कटरा रियासी के बीच 17 किलोमीटर लंबे स्टेशन पर काम चल रहा है। इंजन रोड़ी से लदी मालगाड़ी को टेस्टिंग के तहत इस रूट पर दौड़ाया जा रहा है। अंजी नदी पर भी इसे चलाकर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आखिरी परीक्षण उत्तरी सर्किल के सेफ्टी कमिश्नर की ओर से 15 जनवरी के पहले किसी भी समय किया जाएगा। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली से श्रीनगर आने वाली वंदे भारत में सफर कर सकते हैं। उपाध्याय ने कहा कि कटरा से रियासी के बीच 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर काम पूरा हो चुका है और ये प्रक्रिया तेजी से जारी थी, जिसे निपटा लिया गया है। इसके अलावा यहाँ सबसे कठिन था T33 टनल का निर्माण और इसे भी अब पूरा कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बारिश से प्रचंड हुई ठंड, 31 दिसंबर 1 जनवरी को कैसा होगा मौसम? बिहार, यूपी, दिल्ली समेत एनसीआर में राज्यों का मौसम नया अपडेट आ चुका है। जी हां दोस्तों, पूरा उत्तर भारत इस समय ठंड की चपेट में है। दिन भर चलने वाली सर्द हवाएं कपकपी छुटा रही हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। सुबह और देर रात पड़ रहे कोहरे की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं और मौसम विभाग ने नए साल पर बारिश को लेकर चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन नए साल पर पारा और ज्यादा नीचे जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिन से धूप नहीं निकली है और इस वजह से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकांश स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा, हालांकि आसमान साफ रहा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तथा दोनों राज्यों में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया और दोस्तों आगे भी यहाँ पर 16.7 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकुंभ 2025 में अयोध्या आएंगे 3 करोड़ श्रद्धालु, करेंगे रामलला के दर्शन। जी हां दोस्तों, राम की नगरी अयोध्या में अगले साल जनवरी और फरवरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले
कई लोग रामलला का आशीर्वाद और दर्शन करने के लिए आएंगे। इसके लिए अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या नगर निगम के अनुसार 13 जनवरी से 12 फरवरी तक लगभग 2.5 करोड़ भक्तों के आने की संभावना है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लगभग 10% भक्त भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या भी जाएंगे। मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चल रही तैयारियों की जानकारी दी और कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में 25 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ भक्त अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने आ सकते हैं। त्रिपाठी ने बताया कि अभी प्रतिदिन 1.5 लाख से 2 लाख लोग अयोध्या आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नए साल के दिन यानी 1 जनवरी 2025 को 3 से 5 लाख लोग भगवान राम के दर्शन करने आ सकते हैं। अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अभी ठंड का मौसम है। व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर त्रिपाठी ने कहा कि 5000 लोगों को रखने वाला एक टेंट अयोध्या में लगाने का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भेजा गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साधु के भेष में एंट्री कर सकते हैं आतंकी, खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट, खात्मे के लिए स्नाइपर्स हुए तैनात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत जल्द ही होने वाली है और इसको लेकर दिव्य और भव्य तैयारियां की गई हैं। वहीं खुफिया इनपुट मिली है कि महाकुंभ में खलल डालने की साजिश हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक महाकुंभ में सन्यासी के भेष में खलल डालने वालों की एंट्री हो सकती है। पुलिस के ये खबर मिली है कि आपराधिक तत्व सुरक्षा में सेंध की फिराक में है। सनातन का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ और उसके सबसे अहम हिस्से में एक वो साधु जिनके बिना महाकुंभ अधूरा है, जो महाकुंभ की आन बान और शान है, लेकिन अब इन्हीं के भेष में आतंकी बड़ी साजिश रच रहे हैं। महाकुंभ पर आतंकियों की नापाक नजरें हैं, ये तो सब जानते हैं। खालिस्तानी से लेकर आतंकी संगठन तक सभी महाकुंभ में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें खलल डालने के लिए आतंकियों ने जो रास्ता चुना है वो अघोरियों से होकर जाता है। पुलिस को बड़े इनपुट मिले हैं कि महाकुंभ में साधु संत अघोरी की आड़ में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेला क्षेत्र में अघोरियों के भेष में आ सकते हैं और ये जानकारी खुद महाकुंभ की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारी ने दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी ने राष्ट्रपति समेत कई नेताओं को दिया प्रयागराज महाकुंभ का निमंत्रण और उपहार भी सौंपे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की और उन्हें महाकुंभ का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। सीएम योगी ने विशिष्ट जनों को निमंत्रण पत्र के साथ ही महाकुंभ के लोगो वाला प्रतीक चिन्ह, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नववर्ष का टेबल कैलेंडर व डायरी भेंट की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2025 में बीजेपी को मिल जाएगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी हाईकमान की बैठक में बनी रणनीति। जी हां दोस्तों, बीजेपी 2025 में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव करेगी और इसके लिए पार्टी जनवरी तक आधे राज्यों में नई जिला और राज्य स्तरीय टीमें बनाएगी। रविवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर संगठन विस्तार को लेकर बैठक हुई और इसमें संगठन चुनावों की समीक्षा की गई। सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें कई चरणों वाली सत्यापन प्रक्रिया है ताकि सदस्यता सूची पुख्ता हो और इस साल अक्टूबर में बीजेपी की सदस्यता 10 करोड़ पार कर गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को छोड़ भारत के पीछे पड़ी दुनिया भर की ऑयल कंपनियां, आखिर ऐसा क्या हो गया? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर की कई ऑयल कंपनियों की नज़र इस समय भारत पर है। कारण है भारत में बढ़ती ऑयल की मांग और इस मामले में साल 2024 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, अगले साल 2025 में भी चीनी तेल की मांग के मामले में भारत के आसपास भी नहीं रहेगा। ये बात S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स ने कही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रह्मपुत्र पर बांध से भारत को टेंशन देना चाहता था चीन, सरकार ने इस प्रोजेक्ट से कर दी बोलती बंद, एक पेच अभी भी फंसा। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चीन अपने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर चीन ऐसा करने में कामयाब रहा तो वो उत्तर पूर्व में भारत के पानी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेगा। ये नदी केवल भारत ही नहीं पूरे बांग्लादेश की भी प्यास बुझाती है। अगर वो अपने इस मंसूबे में कामयाब रहा तो वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्यासे मारने की धमकी देकर भारत पर प्रेशर डाल सकता है। भारत सरकार ने इस समस्या से निजात पाने का तरीका ढूंढ लिया है और वो है सियांग नदी पर बनने वाला अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट से गुजरने वाली सियांग नदी सर्दियों में बेहद शांत नजर आती है। हालांकि मानसून में ये नदी पानी से लबालब होती है और
हर साल बाढ़ का कारण भी बनती है। सरकार की योजना इस प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ हर साल आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण पाने का है, बल्कि वो इस पानी का उपयोग सिंचाई के काम और बिजली बनाने जैसे परियोजनाओं में भी लेना चाहती है। अगर चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकता है तो सियांग नदी के पानी के जरिए भारत नॉर्थ ईस्ट में लोगों की प्यास को बुझाने का प्रयास कर सकता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का ये कोई पहला मामला नहीं है। भारत में इससे पहले सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जैसे कई बांध हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल पर दिल्ली में पुलिस के 25,000 जवान रहेंगे तैनात। प्रमुख स्थानों सहित चप्पे चप्पे पर रखेंगे नजर। जी दोस्तों, नए साल की पूर्व संध्या राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में देर रात तक पार्टी आयोजित होगी और लोग जश्न मनाने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस 25,000 जवानों को सुरक्षा में तैनात करेगी। इनमें थानों की पुलिस के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी शामिल है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के 3,000 से ज़्यादा जवान भी यातायात नियमों का पालन कराने के लिए तैनात रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अफगानिस्तान पाकिस्तान में युद्ध शुरू, तालिबान आर्मी ने एयर स्ट्राइक का दिया जवाब। पाकिस्तान के 19 सैनिकों को मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई है। एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान आर्मी ने जबरदस्त जवाब देते हुए पाकिस्तान के 19 सैनिकों को मार गिराया है। टकराव अफगानिस्तान के पूर्वी खोस्त और पख्तिया प्रांतों में हो रहा है। अफगान और पाकिस्तानी सीमा बलों के बीच हुए भीषण संघर्ष में 19 पाकिस्तानी सैनिक और 3 अफगान मारे गए हैं और यहां पर अफगानी मीडिया ने शनिवार को ये जानकारी दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत से बगावत की बांग्लादेश चुकाएगा भारी कीमत, पाकिस्तान चीन भी नहीं कर पाएंगे मदद। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश ने भारत की जमकर खिलाफत करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान चीन से करीबी बढ़ाने लगा। दोस्तों, हालांकि वो इस तथ्य को नज़रअंदाज कर रहा है कि वो अलग अलग ज़रूरत की चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर है और दूरी बनाना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी हो सकता है। भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी, कपास, अनाज, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और स्टील जैसी अलग अलग ज़रूरी चीज़ों के लिए निर्भर है। 2022-23 में भारत और बांग्लादेश के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $16 बिलियन था, जिसमें बांग्लादेश का निर्यात लगभग $2 बिलियन था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लद्दाख में चीन सीमा पर वीरों को प्रोत्साहित करते रहेंगे छत्रपति शिवाजी। सेना ने स्थापित की 14,300 फीट ऊंची प्रतिमा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी भारतीय सेना के वीर जवानों को निरंतर प्रोत्साहित करते रहेंगे। मराठा लाइट इन्फेंट्री ने पेंगोंग झील के किनारे वीर शिवाजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। लेह स्थित सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ये प्रतिमा न केवल छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि है, बल्कि भारतीय सीमा की सुरक्षा के प्रति सेना के मजबूत इरादों का संदेश देती है। खास बात यह है कि ये अनावरण हाल में भारत और चीन के बीच हालिया बातचीत के बाद देमचौक और देपसांग क्षेत्रों में सेना हटाने के समझौते के बाद हुआ है। इसे दोनों देशों में तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा प्रयागराज, धर्म ध्वजा के साथ शुरू हुआ आस्था का महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े पंच दिगंबर अनि, पंच निर्मोही अनि और पंच निर्वाणी अनि ने संगम पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपनी धर्म ध्वजा स्थापित की। धर्म ध्वजा साधु संतों की परंपरा में एक पवित्र प्रतीक है जो इष्ट देव को समर्पित होती है। मान्यता है कि धर्म ध्वजा स्थापना के बाद ही अखाड़ों की धार्मिक गतिविधि की शुरुआत की जाती है। पंच निर्मोही अनि अखाड़े के महंत राजेंद्र दास के अनुसार धर्म ध्वजा पर हनुमान जी का निवास होता है और उन्हीं के नेतृत्व में वैष्णव अखाड़ों की शुरुआत की जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, लुढ़का पारा, IMD ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्र में साफ दिख रहा है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर
अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में इस समय कपकपी वाली ठंड का एहसास हो रहा है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट मुख्य रूप से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए है। यहाँ बारिश, ओलावृष्टि और ठंडी हवाओं के कारण तापमान और भी गिर सकता है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगले सप्ताह का मौसम ठंडा और शुष्क बना रहेगा। उत्तर भारत के कुछ स्थानों में शीतलहर शुरू होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के अलग अलग स्थानों में 29-30 दिसंबर के दौरान देर रात और सुबह के दौरान घने से बहुत घना कोहरा रहने की आशंका जताई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन ने फिर किया समुद्री सीमा का उल्लंघन। ताइवान के पास दिखे 5 नौसैनिक जहाज और सैन्य विमान। जी हाँ दोस्तों, ताइवान जलडमरू मध्य तनाव का केंद्र बना हुआ है। इस बीच चीन के 5 नौसैनिक जहाज और 5 चीनी सैन्य विमान एक बार फिर ताइवान के उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी ADIZ में दिखाई दिए। दोस्तों आपको बता दें कि ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस पर नजर रखी जा रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार ने यूपी को दी एक और नई लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात। 115 किलोमीटर की होगी लंबाई, काम शुरू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने यहां पर बुंदेलखंड में एक और नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जालौन से झांसी तक बनने वाले 115 किलोमीटर के इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने के बाद डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट व झांसी नोड में स्थापित किए जा रहे रक्षा उद्योग को काफ़ी लाभ मिलेगा। सरकार झांसी के पास नोएडा की तर्ज पर नया औद्योगिक शहर बसा रही है। इसके लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण जरूरी है। इसलिए नोएडा की तर्ज पर बनने वाले नए शहर व झांसी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके निर्माण के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी, गृह मंत्री शाह, राजनाथ, नड्डा और कोविंद को दिया महाकुंभ का न्योता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें महाकुंभ में आने के लिए विधिवत आमंत्रण भी दिया। हालांकि मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। उन्हें तब और हवा मिल गई जब दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली जा पहुंचे। इत्तेफाक से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शनिवार सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे और वो रविवार को होने वाली संगठन चुनाव से जुड़ी बैठक में भाग लेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को अशोकनगर से साहिबाबाद तक रैपिड रेल का शुभारंभ करना था। मुख्यमंत्री का तैयारियों का जायजा लेने शनिवार को गाजियाबाद जाने का कार्यक्रम था। हालांकि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम स्थगित हो गया। जल्द इसकी नई तिथि घोषित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यक्रम में बदलाव करते हुए केंद्रीय नेताओं को महाकुंभ 2025 में आने का आमंत्रण देने शनिवार की दोपहर दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर उन्हें महाकुंभ का न्योता दिया। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इजराइल ने कर दिया यमन के हवाई अड्डे पर बड़ा हमला, बाल बाल बचे WHO चीफ, भड़का संयुक्त राष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, इजरायली सेना ने यमन के एक प्रमुख हवाई अड्डे पर बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस अधनोम समेत कई अन्य अधिकारी बाल बाल बच गए हैं। इजराइल के इस हमले से संयुक्त राष्ट्र भड़क गया है। बता दें कि यमन के एयरपोर्ट पर उस समय हवाई हमले किए गए जब सैकड़ों यात्रियों को ला रहा एक असैन्य एयरबस 320 विमान उतर रहा था और संयुक्त राष्ट्र का एक प्रतिनिधिमंडल वहां मौजूद था। यमन में मानवीय कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी जूलियन हाइरनेस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। हाइरनेस ने संयुक्त राष्ट्र के संवाददाताओं को बताया कि बृहस्पतिवार को किए गए 2 हवाई हमलों की सबसे भयावह बात यह थी कि इन हमलों का उन पर और यमन की राजधानी सेना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के VIP लाउंज में मौजूद संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख समेत लगभग 15 अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। बल्कि सबसे खतरनाक बात यह थी कि हवाई अड्डे के नियंत्रण टावर के नष्ट होने की ये घटना उस समय हुई जब यमेनिया एयरवेज का विमान वहां उतर रहा था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बगावत, शेख हसीना के दुश्मन बोले अंतरिम PM पहले करे ये काम। जी दोस्तों, बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। भारत से नफरत की आग में वहां की अंतरिम सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों
पर हमले को रोक पाने में विफल है। पूरे देश में अराजकता का माहौल है और हर तरफ अराजक तत्व हावी है। पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ऐसे में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी अब नाराजगी बढ़ने लगी है। शांति पसंद लोग मोहम्मद यूनुस की नीतियों से खुश नहीं है। इस बीच एक बड़े नेता ने भी मोहम्मद यूनुस की आलोचना की है। वह नेता कुछ दिन पहले तक यूनुस की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। वह नेता पूर्व सीएम शेख हसीना की कट्टर विरोधी भी रहे हैं, लेकिन वो अब यूनुस की नाकाम सरकार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एक गैर निर्वाचित सरकार को लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तुरंत चुनाव कराने की मांग दोहराई। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर लगभग 4 मिनट बोले। कहा कि महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश का मंत्र सभी लोग आत्मसात करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा, पर देशवासी चलें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। कुछ दिन पहले वो प्रयागराज गए थे। वहाँ हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र की विशालता देखे थे और बोले कि दिल प्रसन्न हो गया। विशाल, सुंदर और भव्यता देख मुग्ध हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ की विशेषता इसकी विशालता ही नहीं बल्कि विविधता भी है। महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों लोग शामिल होने जा रहे हैं। लाखों संत होंगे, हजारों परंपराएं, अनेकों अखाड़े आ रहे हैं। जो अनेकता में एकता का दृश्य दिखेगा, जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं।